चलिए शुरू करें। क्रांतिकारी घटनाओं को देख रहे थे तो हमने महाराष्ट्र को पढ़ लिया, बंगाल को पढ़ लिया, ये आपका दिल्ली और पंजाब को मैंने उस दिन आपको याद कराने का प्रयास किया था। आज उसी पर अपन रिटर्न उसको देखते हैं कि क्या है कैसा है। ठीक है, चलिए। तो किसी को भी पहले देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि क्रम में जरूरी है। तो सबसे पहला हम किसको देखते हैं? आपका दिल्ली। ठीक है, कहां पर क्रांतिकारी घटना है? दिल्ली पर क्रांतिकारी घटना है। दिल्ली जो क्रांतिकारी घटना है, मैंने आपको डेट बताया था, क्या है आपका? 23 दिसंबर 1912। ठीक है, इसको क्या क्या नाम से जानते हैं? दिल्ली षड्यंत्र। क्या नाम से जानते हैं? दिल्ली कॉन्स्पिरेंसी, या इसी को बोलते हैं दिल्ली बम कांड। क्या बोलते हैं? दिल्ली बम कांड। याद रहेगा। अब इसको समझते हैं कि आखिर आप कैसे इसको पढ़ना है, क्या क्या बातें हैं जो आपको याद रखना है। सबसे पहला ये याद रखना कि 1911, क्या आपका 1911, ठीक है, 1911 के समय की घटना हम देख रहे हैं। ठीक है, भारत का वायसराय कौन था आपका? भारत का वायसराय। भारत का वायसराय कौन था आपका? हार्डिंग सेकेंड। कौन था आपका? हार्डिंग सेकेंड। याद आ रहा है? हार्डिंग सेकेंड जो है वो भारत का क्या रहेगा? वायसराय। लगभग 1910 से 1916। उसके बाद तो चेम्सफोर्ड आ जाएंगे। ठीक है, तो हार्डिंग ये जो थे आपका इस समय क्या है? आपका वायसराय। वायसराय का मतलब होता है ब्रिटिश अधिकारी। जिन लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा वो लोग पुराने जो है वो समझे कि ब्रिटिश अधिकारी एक एजेंट है आपका सरकार का, जो भारत में वायसराय के पद पर है। और इसी समय मैंने आपको बताया कि इसी समय ब्रिटिश राजकुमार, कौन है आपका? ब्रिटिश राजकुमार कौन आ रहा है आपका? जॉर्ज फिफ्थ या जॉर्ज पंचम। और इसके साथ आपका कौन है? रानी मैरी। कौन है आपका? रानी मैरी जो है वो कहां पर आए थे? भारत यात्रा पर। कहां पर आए थे? भारत यात्रा पर आ रहे। कब की बात कर रहा हूं? 1911। ठीक है, ब्रिटेन के राजकुमार कौन? जॉर्ज पंचम। और रानी मैरी कहां पर आ रही है? भारत यात्रा पर आ रही है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको इसको पढ़ाया था, सबसे पहले इन लोग किस स्थान पर आएंगे? तो बंबई। याद आ रहा है? गेटवे ऑफ इंडिया बना था ना। और उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि इसके बाद इन लोग क्या करेंगे? घोषणा। क्या करेंगे? घोषणा। तो घोषणा में दो बातें मैंने आपको बताया था। एक आपका बंगाल विभाजन को क्या किया जाए? समाप्त किया जाए। पहले से चल रहा था ना, तो बंगाल विभाजन को क्या किया जाए? समाप्त किया जाए। और दूसरा याद रखना कि आपका राजधानी को परिवर्तन किया जाए। तो राजधानी पहले क्या था? कलकत्ता। क्या था आपका? कलकत्ता। तो राजधानी कलकत्ता से कहां जाना चाहिए? दिल्ली जाना चाहिए। कहां जाना चाहिए? दिल्ली जाना चाहिए। ठीक है, इसी को हमने नाम दिया था। ठीक है, इसी को आपने नाम दिया था 1911 का तृतीय दिल्ली दरबार। याद आ रहा है? 1911 का क्या कहा था आपने? तृतीय दिल्ली दरबार। कुल टोटल दिल्ली दरबार को मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, कितने दिल्ली दरबार हुए थे, कौन कौन वायसराय था, सब याद है। ठीक है, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? तृतीय दिल्ली दरबार। जब भी कोई ब्रिटेन के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति या राजकुमार या रानी जब भारत आते थे तो उनके स्वागत के लिए जिस दरबार का आयोजन होता था उसे ही दिल्ली दरबार कहते। ये कितना टाइम का है? तीसरे नंबर का। तो यहां पर घोषणा किए। लेकिन जो भारत की जो राजधानी है वो कलकत्ता से दिल्ली कब बनी? 1912 में। आप पृष्ठभूमि को समझ रहे हैं अभी। तो 1912 में ये हुआ, 11 में घोषणा हुआ और 12 में कलकत्ता से, कहा आपका? कलकत्ता से राजधानी क्या बनी? ठीक है, राजधानी क्या बनी आपका? दिल्ली। और इसी प्रकार जब राजधानी बनी तो हार्डिंग ने निर्णय लिया। क्या लिया? हार्डिंग सेकेंड ने क्या लिया? निर्णय लिया कि बहुत धूमधाम से स्वागत के साथ हम दिल्ली में क्या करेंगे? प्रवेश करेंगे। समझ में आ रहा है ना? यहीं पर निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? कि दिल्ली में ठीक है आपका बहुत ही आपका धूमधाम से
ठीक है, धूमधाम से क्या करेंगे, आपका प्रवेश करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी धमाकेदार एंट्री होनी चाहिए हमारी दिल्ली जैसे शहर में। ये निर्णय है किनका, आपका हार्डिंग का। और बस एक तो क्रांतिकारियों के मन में रोष था, क्या रोष, कि जितना पैसा तुम उनके दरबार में खर्चा करते हो, ये बनवा वो बनवा पूरा स्वागत का, उसका 1% आप भारतीयों के लिए खर्चा नहीं करते, ये तो मन में रोष था। दूसरा, बंगाल विभाजन चल रहा है और तुमको स्वागत की पड़ी है, तुम स्वागत करना चाहते हो, तुमको तुम्हारे लिए बढ़िया त्योहार है। ससुरे हमारे को कैसा लगा है हम जानते हैं, कि आपका 1905 से 1911 तक हमने किस दर्द को झेला है हम जानते हैं, और तुमको हमारे दर्द नहीं दिख रहे हैं, और तुम बढ़िया क्या कर रहे हो, स्वागत। अब तुम्हारी खैर नहीं, और इसीलिए क्या बना आयोजन, कि क्या करना है, हार्डिंग के ऊपर, हार्डिंग को पर क्या फेंकना है, बम से उड़ाने का क्या बनाया गया, प्लान। ठीक है, इनको ब्लास्ट से उड़ाने का क्या बनाया गया, प्लान। ठीक है, और ये प्लान बनाने वाले लोगों को थोड़ा समझना। ठीक है, प्लान में यानी कि इनके प्रमुख नेता में कौन रहेंगे, रास बिहारी, ठीक है, रास बिहारी बोस, घोष मत मार देना। वो 1907 के क्या थे, अधिवेशन के अध्यक्ष। ठीक है, तो रास बिहारी क्या थे, आपका बोस, और जो वो थे वो कौन थे, घोष। ठीक है, तो बोस और घोष में कंफ्यूजन बहुत होता है, थोड़ा ध्यान रखना, घोष अलग है, बोस अलग है। घोष 1907 के अधिवेशन के अध्यक्ष थे जिसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था, और ये कौन है, बोस। और इनके सहयोगी, ठीक है, इनके सहयोगी है सचिंद्र सान्याल। कौन है आपका, सचिंद्र सान्याल, इनके सहयोगी हैं सचिंद्र सान्याल। अभी ये थोड़े युवा हैं, आगे चल के यही द्वितीय चरण में बहुत बड़े क्रांतिकारी के रूप में सामने आएंगे, इनको और पढ़ोगे। और इसमें सदस्य, जो सहयोगी सदस्य, उसमें मैंने आपको बताया था A2 और आपका B2, जो इनके कर्मचारी थे, कौन थे आपका, कौन थे आपका, अवध बिहारी, कौन थे आपका, और आपका अमीर चंद, वेरी गुड। ठीक है, अवध बिहारी और अमीर चंद। उसके बाद आपका बाल मुकुंद, कौन थे आपका, बाल मुकुंद, और कौन थे, बसंत विश्वास। इन सब का सहयोग पाकर इन लोगों ने क्या बनाया, प्लान बनाया कि एक दिन हम मौका देखकर, जिस दिन वो दिल्ली में उन लोगों के लिए जश्न होगा, उस दिन हम उसको मातम में बदल देंगे। हम हार्डिंग के ऊपर क्या फेंकेंगे, बम फेंक देंगे, तभी इनको एहसास होगा कि आप गलत कर रहे हैं। और इसीलिए वो दिन आ गया। तो दिन एक्चुअल है कब, 23 दिसंबर। कब है, 23 दिसंबर, जब हार्डिंग धूमधाम से कहां प्रवेश करने जा रहे हैं, दिल्ली में। तो ठीक है, आगे हम समझते हैं। ठीक है, डेट है आपका कौन सा, 23 दिसंबर 1912, 23 दिसंबर 1912। और इस दिन आपका हार्डिंग, कौन आपका, हार्डिंग सेकेंड, किस में बैठकर, हाथी में बैठकर, ठीक है, दिल्ली में प्रवेश किए। कहां प्रवेश किए, दिल्ली में प्रवेश, मतलब आपका शुभारंभ हो रहा है, क्या से, हमारी क्या है आपका राजधानी। और जब ये जा रहे थे तो ये एक जगह पर विशेष पहुंचे थे जिसका नाम है चांदनी चौक। क्या है, चांदनी। दिल्ली में भी मुख्यतः किसकी घटना है, किस जगह की, चांदनी चौक। चांदनी चौक में बढ़िया बैठ के हाथी में क्या कर रहे थे, जा रहे थे। और इसी समय चांदनी चौक पर क्रांतिकारियों ने क्या फेंक दिया, बम। क्रांतिकारियों ने क्या कर दिया, बम। क्रांतिकारियों ने क्या फेंक दिया, बम फेंक दिया। क्या फेंक दिया, बम फेंक दिया। क्या हार्डिंग मारे गए, क्या, बम फेंके, लेकिन हार्डिंग जो है वो बच, हार्डिंग क्या हो गए, बच गए। और बचने के बाद इन्होंने क्रांतिकारियों पर, ठीक है, इन्होंने क्रांतिकारियों पर क्या चलाया, केस। क्या चलाया, केस, अर्थात क्या चलाया, मुकदमा चलाया। और मुकदमा चलाया तो जो दोषी पाए जाएंगे उनको क्या मिलेगा, फांसी। इस घटना को कहा जाता है दिल्ली षड्यंत्र या दिल्ली बम कांड। और ये चांदनी चौक, अच्छा एक क्वेश्चन और याद रखना, चांदनी चौक को किस मुगल बादशाह ने बनवाया था,
शाहजहां। आगे बताऊंगा। चांदनी चौक को किसने बनवाया था? शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। ये शहर चांदनी चौक दिल्ली में जो ये चौक बना था वो किसने बनवाया था? मुगल बादशाह शाहजहां। तो मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा बनाए गए चांदनी चौक पर हार्डिंग सेकंड पर क्या हो रहा है? बम पर हमला। पर बम जो है आपका धोखे से थ्रो सही नहीं हो पाया और हार्डिंग क्या हो गया? बच गया और बाकी पर क्या हो गया? मुकदमा। तो मुकदमा जब हुआ तो आपको याद रखना है, मुकदमा जब हुआ तो 4 लोगों को फांसी हुई। कितने लोगों को? 4 लोगों को क्या हुई? आपका फांसी। लेकिन आपको ये बताना रहेगा, थोड़ा सा टफ सवाल रहेगा, गिरफ्तार कितने लोग हुए थे? 13 लोग। कितने लोग गिरफ्तार हुए थे? गिरफ्तार हुए थे कितने लोग? 13। 4 लोगों को फांसी हुई। तो 4 लोगों को फांसी मतलब A2 प्लस B2। समझ आ रहा है? A2 प्लस A फॉर अवध, एकदम रटा जाना चाहिए नाम। और एक कौन है आपका? अमीर चंद। ठीक है। और B2 में बाल मुकुंद। कौन है आपका? और कौन है? बसंत विश्वास। इनको क्या हो गई? फांसी हो गई। टोटल गिरफ्तार कितने थे? 13। 13 लोगों को इस केस के मामलों में संदिग्ध पाया गया, पर 4 मुख्य आरोपी थे जिनको क्या हो गई? फांसी। लेकिन इनके मेन लीडर का क्या हुआ? तो आपका याद रखना, कौन आपका? रास बिहारी बोस। कहां चले गए? जापान चले गए। कहां चले गए? जापान चले गए। और जापान जाने के बाद वो गुप्त रूप से क्या करेंगे? वहां पर धीरे धीरे आपका क्रांतिकारी संगठन को क्या करेंगे? चलाएंगे, है ना? ध्यान समझना है भाई। और आपका अब देखोगे जापान में, कहां पर आपका? जापान में सीक्रेटली आपका देखोगे गुप्त तरीके से क्रांतिकारी, ठीक है, गुप्त तरीके से क्रांतिकारी आंदोलन को क्या करेंगे? चलाएंगे। आंदोलन चलाते रहेंगे। ठीक है, चलाते रहे। ठीक। और यहीं पर उन्होंने एक सेना का संगठन बनाया। क्या बनाया? सेना का क्या बनाया? संगठन। और इसी का नाम मैंने बताया था INA। क्या था? INA। इसी को बोलते हैं, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी। क्या है आपका? इंडियन नेशनल आर्मी। तो वहां पर जैसे आप गए तो वहां पर देखो क्रांतिकारी लोग शांत थोड़ी बैठेंगे जी। उनका तो भाई जैसे जो काम करने वाले लोग हैं उनको बैठा देखना 2 दिन, तो उनको मन करता है क्या? नहीं। वैसे ही वहां जाकर गुप्त रूप से, क्योंकि उनको पता है मैं भारत आया मतलब कहां टांगेंगे, तो मैं काहे अपने जीवन को व्यर्थ करूं, अगर बच गया है तो कुछ लगाऊं, ऐसे भी तो मरना है आज नहीं तो कल। इसलिए वो क्या बना लिए थे? इंडियन नेशनल आर्मी। और धीरे धीरे इस संगठन को मजबूत किए। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उस समय इसका जो आपका नेतृत्व उन्होंने दूसरे व्यक्ति को सौंप दिया। और नेतृत्व किसको सौंपा? सुभाष चंद्र बोस। क्योंकि ये भी त्याग पत्र दे के निकल जाएंगे। याद आ रहा है? त्याग पत्र दे के बताया था मैंने क्लास में, निकल जाएंगे। और बाद में यही जो आपके सुभाष चंद्र बोस है वो इनका नाम को क्या करेंगे? आपका परिवर्तन करेंगे। और इन्हीं का नाम परिवर्तन करके क्या बन जाएगा? आजाद हिंद फौज। क्या बन जाएगा? आजाद हिंद फौज। और आगे हम अलग से चैप्टर अलग से पढ़ेंगे, क्या? आजाद हिंद फौज। तो ये दिल्ली बम कांड से पूरा आपको क्या करना है? जोड़कर दिमाग में रखना है कि कैसे आपका दिल्ली दरबार हुआ, कैसे आपके हार्डिंग पर बम फेंका गया, कौन फेंका, कौन फांसी हुई, कितने गिरफ्तार हुए और कौन कहां चला गया, वहां जाकर उन्होंने क्या किया। ये सारी बातें ही कहलाती है दिल्ली षड्यंत्र या दिल्ली बम कांड। किसी को कोई दिक्कत? तो इसको अलग से क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे। एक जगह और बच गया, कौन है आपका? पंजाब। ठीक है, तो पंजाब में जो क्रांतिकारी घटना है, ठीक है, उसको देखते हैं कि क्या रहा है पंजाब की क्रांतिकारी घटना में, क्योंकि यही सब छोटे छोटे जगह है जो हाईलाइट होगा। तो अब कहां देखते हैं? आपका पंजाब। क्या है आपका? पंजाब। ठीक है, पहला मैंने यहां पर बताया था क्रांतिकारियों के नाम। ये जान लो कि पंजाब के बड़े आपका क्रांतिकारी कौन है। तो क्रांतिकारियों के नाम याद रखना है। और पंजाब में क्रांतिकारियों का जो नाम है वो क्या क्या है? तो 2 ठो लाला वाला है,
लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। ठीक है, दूसरा नाम क्या है? लाला हरदयाल। क्या नाम है? लाला हरदयाल। दो ठो क्या हो गया? लाला। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया था? हाँ, लालचंद। कौन थे आपका? और एक आपका परमानंद। चंद और नंद, कौन थे आपका? परमानंद। फिर आपका पांचवा अजीत सिंह। और कौन है? भगत सिंह थोड़ा बाद में आएंगे, लेकिन आपका भगत सिंह। ठीक है, ये लिख लेना, द्वितीय चरण। कहां पर प्रवेश करेंगे? द्वितीय चरण। लेकिन है ये कहां के नेता? क्रांतिकारी, पंजाब के। और सातवां कौन है आपका? मोहम्मद रजा हैदर, ऐसा पूरा नाम है, मोहम्मद रजा हैदर खां। ठीक है, मोहम्मद रजा हैदर खां। ठीक है, याद रहेगा। ये सब आपके कहां के क्रांतिकारी हैं? पंजाब के क्रांतिकारी हैं। और मैंने बताया था कि क्रांतिकारियों की बहुत सारी विचारधाराएं, तो अभी तक आपने देखा कि इनका मेन ऑब्जेक्टिव या पर्पस क्या होता था। लेकिन एक बात याद रखना है कि इनका एक और नया उद्देश्य था, और वो था क्या? किसानों को शोषण से क्या करना? मुक्त। किसानों को शोषण से क्या करना? मुक्त करना। इनका मेन उद्देश्य था किसानों को शोषण से मुक्त करना और उनके हितों की क्या करना? रक्षा करना। किसानों की हितों की क्या करना? रक्षा करना। ये पर्टिकुलर इन क्रांतिकारी विचारधाराओं का जन्म किसानों की रक्षा के लिए ही हुआ था। लेकिन धीरे धीरे इनका जो उद्देश्य है उसमें क्या होता गया? परिवर्तन। दूसरों से ये लोग क्या करते गए? सीखते गए। ठीक है, और एक नाम और याद रख लेना बेटा, जिसको जोड़ना है, जतिन। कौन है आपका? जतिन या ज्योतेंद्र मोहन चटर्जी। क्या नाम है आपका? जतिंद्र मोहन चटर्जी। इसमें शामिल थे। किसमें? पंजाब के गतिविधियों में। अब इस प्रकार याद रखना, पंजाब में जो संगठन बना, पंजाब में जो पहला संगठन बना, उनका नाम है भारत माता सोसाइटी। क्या है आपका? ठीक है, और भारत माता सोसाइटी में स्पेशली वैसे किसी का नाम नहीं आता, पर आपको अगर किसी का नाम पूछा जाए तो मार देना क्या? जतिन मोहन चटर्जी। कौन है आपका? जतिन मोहन चटर्जी। तो याद रखना, भारत माता सोसाइटी की स्थापना कहां पर हुई थी? पंजाब में। और किसने किया था? जतिन मोहन चटर्जी, या ज्योतेंद्र भी लिखा रहता है कभी कभी, अलग अलग किताबों की अलग अलग बातें हैं। और ये भारत माता सोसाइटी एक क्रांतिकारी क्या है? संगठन है। हालांकि गरम दर की विचारधारा ने जो है हमेशा क्रांतिकारी संगठन को, विचारधाराओं को क्या दिया? बढ़ावा दिया है। अब एक बात और इसमें समझिएगा। ठीक है, एक बात समझिएगा। देखिए, एक तो कौन हो गया? जतिन मोहन। यहां पर आपको एक पर्सन का नाम याद रखना है। ठीक है, क्रांतिकारी विचारधारा, जो क्रांतिकारी विचारधारा को पंजाब में प्रचार करने के लिए, क्या करने के लिए? प्रचार करने के लिए। ठीक है, एक आपका क्या खोला गया था? बुक स्टोर। क्या खोला गया था? और उस बुक स्टोर को कौन खोले थे? वाह, लालचंद। कौन थे आपका? ऐसा नहीं करना है, लालचंद थे ना। और बुक स्टोर का नाम क्या था? हाँ, क्या नाम था? वंदे मातरम बुक स्टोर। बुक स्टोर का नाम क्या था? वंदे मातरम। और यहाँ पर सभी क्रांतिकारी लेख, सभी क्रांतिकारी पर लिखे गए विचार, सभी बड़े बड़े, आपके जैसे केवल भारत की नहीं, जो विदेशों में भी आंदोलन करते थे, उनके भी विचारों को क्या रखते थे? शामिल, कि फलाना व्यक्ति ने ये काम किया था। इसकी पूरी घटना से लेकर विचार, हर प्रकार के क्रांतिकारी किताब आपको कहां मिल जाएगा? वंदे मातरम बुक स्टोर में मिलता था। और इसी से युवा लोग आपका पढ़ते थे, और धीरे धीरे उनके मन में देश प्रेम की क्या होती थी? भावना जगती थी। और लाला हरदयाल को तो जानते थे, आगे चलकर ये 1913 में क्या मचाए हैं? गदर। इन्होंने क्या बनाया था? गदर पार्टी। क्या बनाए थे? गदर पार्टी। तो इसको तो हम जान रहे हैं। अजीत सिंह और लाला हरदयाल इंडिया हाउस से भी जुड़े थे। याद आ रहा है? कहां से जुड़े थे? इंडिया हाउस से, जहां पर वो वीडी सावरकर के साथ मिलकर मदन लाल ढींगरा के नेतृत्व में आप करजन वायली को निपटाए थे। जान रहे हो ना? तो इस तरीके से ये सब आपका एक दूसरे से संबंधित है। तो इस प्रकार से वंदे मातरम क्या बनाते थे? आपका बुक स्टोर खुला था। इसके अलावा मैंने बताया था कि ये लोग खुद किताब लिखते थे, और भी लोगों को क्या करते थे?
मोटिवेट करते थे। और इसमें दो किताबें मैंने आपको बताया है, और वो दो किताबें का नाम क्या है? एक आपका लाला लाजपत राय की किताब और एक है आपका लाला हरदयाल की किताब। ठीक है, तो देखिए एक आपका अन्य किताबों में याद रखिएगा बुक में, ठीक है, बुक में एक याद रखना किसका? लाला लाजपत राय। ठीक है, क्या है आपका? अनहैप्पी अनहैप्पी इंडिया। ये याद रखना, पूछा गया किताब है। अनहैप्पी इंडिया किनकी बुक है? लाला लाजपत। और इसी लाला लाजपत की उपाधि बताया था पंजाब केसरी। क्या नाम है? शेरे पंजाब। क्या बोलते थे? ये टाइटल भगत सिंह को भी मिलता है, पर याद रखेंगे पहला किसको मिलेगा? लाला लाजपत राय, शेरे पंजाब या पंजाब केसरी। भगत सिंह को भी ये टाइटल मिलेगा शेरे पंजाब का। तो अनहैप्पी इंडिया किनकी किताब है? लाला लाजपत। तो लाला लाजपत राय या अन्य लोग भी किताबों के माध्यम से लोगों को क्या करते थे? प्रेरित करते थे। और मैंने बताया था क्या? लाला हरदयाल। क्या नाम था? लाला हरदयाल की बुक का नाम बताया था, ठीक है, हिंट, ठीक है, फॉर सेल्फ कल्चर। हिंट फॉर सेल्फ कल्चर। ये वाली किताब किनकी है? लाला हरदयाल। और इन्होंने 1913 में क्या बनाया था? गदर पार्टी। गदर पार्टी का उद्देश्य क्या था? विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियों को या घटनाओं को बढ़ावा देना। और इस प्रकार से आप देखोगे तो इस प्रकार से ये लोग जो है बाकी चीजों का क्या करते थे? विरोध करते थे। और विदेश में इनकी दो घटनाएं हुई है, मैंने बताया था आपका 1913 में पंजाब के लोगों ने ही क्या बनाया? गदर पार्टी। कौन थे गदर पार्टी से संबंधित? लाला हरदयाल। कौन थे आपका? और एक 1900 का कब हुआ था? यहीं के सिख लोग थे, क्या? कामागाटा मारू केस। याद आ रहा है? और इनके नेता कौन थे? गुरुदीप या गुरुदत्त सिंह। याद आ रहा है? गुरुदीप सिंह या गुरुदत्त सिंह, कामागाटा मारू केस। तो इस तरीके से पंजाब बहुत हाईलाइटेड एरिया रहा है। यहीं पर जलियांवाला बाग हत्याकांड का कारण भी आपने समझा था, ज्यादा उत्तेजित हो गए थे। रॉलेट एक्ट का भी ज्यादा विरोध कहां पर देखने को मिला था? पंजाब में। और एक व्यक्ति जिनको अलग से और याद रखना है वो कौन है? अजीत सिंह। अजीत सिंह ने यहीं पर आपका एक क्रांतिकारी क्या बनाया था? संगठन। क्या बनाया था? संगठन। और मैंने इस संगठन का नाम बताया था अंजुमन मोहिबान ए वतन। अंजुमन मोहिबान ए वतन किनका संगठन है? अजीत सिंह का। और यहीं पर इन लोग एक पत्रिका चलाते थे। पत्रिका का नाम क्या है? भारत माता। समझ में आ रहा है? और इनका तो गाना सुने होगे या नारा सुने होगे, पगड़ी संभालो जट्टा पगड़ी संभाल वाला गाना सुने हो? ये गाना किसका है? अजीत सिंह का है। किसका गाना है? अजीत सिंह। अजीत सिंह इनको गाते थे, इनका प्रचार करते थे। तो ऐसे भले लिख लेना नारा में, क्या लिख लेना? पगड़ी संभाल। ठीक है, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल करके डेस डेस याद रखना। मान लो ऐसा कभी पूछ दिया कि ये कोटेशन या कथन या नारा किसका था या गाना या संगीत किसका था, तो क्या लगाओगे? अजीत सिंह। और यही है भगत सिंह के चाचा, भगत सिंह के अंकल है भाई, याद रखना। भगत सिंह किससे प्रेरित हुए थे? अजीत सिंह। अजीत सिंह मतलब कौन? भगत सिंह के चाचा। इनका प्रमुख योगदान आप भूलना मत, ये लंदन में भी रहे हैं। वीडी सावरकर का सहयोग। इन्होंने क्रांतिकारी संगठन बनाया और अपने मैगजीन के माध्यम से अपने विचारों को क्या किया? प्रसार किया। यही कारण है कि एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी वीर सपूत पंजाब में पैदा होकर निकला और उनके आपके प्रेरणा को लेकर आगे बड़े बड़े केस के अंग्रेजों को पानी पिला दिया था। कौन? भगत सिंह। ठीक है, तभी तो सुने होंगे, इनकलाब का नारा देने वाला वह मर्दाना था, हंसकर झूल गया फांसी पर, भगत सिंह मस्ताना था। मतलब देखिए होगे फांसी वांसी होता था तो इन लोग भयंकर हंसते थे, पार्टी करते थे, माँ का समाज मरेंगे रे, कोई टेंशन नहीं रहता था। और इनके फ्रेंड लोग भी, राजगुरु, सुखदेव, है ना, चंद्रशेखर आजाद भी काफी दिन तक भगत सिंह के क्या रहे? साथ रहे हैं। लेकिन भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव को फांसी हो जाने के
पहले ही आप देखे होंगे कि चंद्रशेखर आजाद शहीद हो जाते हैं जब उन्हें चारों ओर से पुलिस वाले क्या करते हैं, घेर देते हैं। अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद, अभी समझेंगे, वो सब द्वितीय चरण का हिस्सा है। समझ में आ रहा है? आगे चल के यही भगत सिंह अपने चाचा को बातों को कंटिन्यू करेंगे और 1926 में बनाएंगे नौजवान सभा। तो द्वितीय चरण में फिर कहां आएगा, पंजाब। पंजाब में क्या बनाएंगे, नौजवान सभा। और क्योंकि आपका आगे चल के देखोगे तो वही लोग ट्रेन को लूटेंगे, जिसको कहा जाएगा काकोरी कांड, काकोरी लूट या काकोरी ट्रेन लूट, ऐसा करेंगे। तो इस प्रकार से पूरा प्रथम चरण आपका यहां से समाप्त होता है। पहले आप पढ़ना महाराष्ट्र को, फिर पढ़ना बंगाल को, फिर पढ़ना दिल्ली को, फिर पढ़ना पंजाब। बहुत हाईलाइटेड था। लेकिन उसके बाद आप देखे होंगे कि प्रथम चरण 1905 से 1915, महात्मा गांधी जी के आने के बाद इनके विचार थोड़े से क्या हुए, चेंज हुए। इन्होंने सहयोग पूर्वक कहीं ना कहीं चीजों को स्वीकार किया। लेकिन जैसी असहयोग आंदोलन असफल हुआ तो 1924 से फिर लोग क्या हो गए, एक्टिव हो गए और क्रांतिकारी गतिविधियों का द्वितीय चरण क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। तो इनकी कुछ सकारात्मक बातें भी रही है और कुछ नकारात्मक बातें भी रही है। दो दो तीन तीन लाइन में से समझ लो ताकि आपका दिमाग रहे। इनके कार्यों में जो नकारात्मक तथ्य था वो क्या नकारात्मक तथ्य था, पहला, ठीक है, हिंदू धर्म का प्रभाव क्या था, ज्यादा था, इसलिए आम धर्म के लोगों को इन लोग जोड़ नहीं पाए। तो हिंदू धर्म का कहीं ना कहीं प्रभाव क्या दिखता है, ज्यादा दिखता है। पहली बात समझ में आ रहा है? इसकी कमियां जानो ना भाई, डीमेरिट्स क्या है, मेरिट और डीमेरिट जानो ना। मान लो इसमें किस कारण से प्रथम चरण उतना ज्यादा सफल नहीं हो पाया, मारना और मरना बस थोड़ी होता है जीवन में। तो यहां पर हिंदू धर्म का प्रभाव क्या रहा, ज्यादा। योजना संगठित नहीं होती थी, योजना इनका क्या नहीं था, संगठित नहीं होता था। मतलब ज्यादातर इन लोग व्यक्तिगत कार्य करने पर ध्यान देते, मैं जा रहा हूं मैं मारूंगा, मैं जा रहा हूं मैं मारूंगा, तू रुक, अरे सब मिलके जाओ, प्लान बनाओ, फंसाओ उनको, थोड़ा योजना करो, मारना अच्छा तो नहीं गए, सामने खड़े होकर गोली मार देते थे, बाय गुड बाय फांसी बोल के चले जाते थे। ऐसा थोड़ी होता है भाई। क्या मतलब, एक को मार गए, एक उसके बदले मर गए। मारना है तो 1000 को मारने का, 1000 अंग्रेज को एक जगह निपटाओ और उसके बाद तुरंत क्या चल जाओ, फांसी पर। तो योजनाबद्ध तरीके से कोई काम नहीं होता था, व्यक्तिगत काम पर ज्यादा ध्यान देते थे। मैं जा रहा हूं मैं क्या मार दूंगा गोली, मैं जा रहा हूं मैं क्या फेंक दूंगा बम, ऐसा इनका, इस कारण उतना ज्यादा सफल नहीं हो पाया। और तीसरा है आपका नेतृत्व। तीसरा क्या है आपका, नेतृत्वकर्ता का क्या है आपका अभाव। लीडरशिप हमको देखने को कम मिलता है। कैसे, एक बड़े बड़े दिक्कत मरते थे तन उसके बाद संगठन क्या हो जाता था, खत्म। चापेकर बंधु मरे तहन आपका व्यायाम मंडल खत्म हुआ, सावरकर वगैरह को जेल हुए तर अभिनव भारत भी नहीं चल पाया। समझ में आ रहा है ना? वैसे आपका ये घोष बाबू लोगों को हुआ, ये आपका अनुशीलन समिति नहीं चल पाया। तो यहां पर हम देखते थे कि शुरुआत के लोग बढ़िया संभालते थे लेकिन बाद में उनके उत्तराधिकारी क्या हो जाते थे, कमजोर। तो कहीं ना कहीं उनका जो सक्सीजर होता था या उत्तराधिकारी वो कमजोर हो जाते थे और जिसके अभाव में एक क्रांतिकारी संगठन क्या हो गया था, प्रथम चरण उतना ज्यादा प्रभावी नहीं रहा। ऐसा नहीं कि हमने कुछ नहीं किया भाई, मारा पीटा सब किया, पर ये चाहते तो बड़े स्तर पर भी इसको क्या कर सकते थे, पहुंचा सकते थे। जिस जैसे सेकंड चरण में कहां चला जाएगा, राष्ट्रीय स्तर पर। पूरे भारत के लिए कोई पंजाब, कोई महाराष्ट्र, कोई बंगाल नहीं होगा, पूरा क्रांतिकारी घटना एक जगह से ही चलेगा। यहां पर देखो क्षेत्रवार चल रहा है, एक आदमी कहां कर रहा है महाराष्ट्र, तो एक आदमी कहां कर रहा है पंजाब। संगठन की क्या है, कमी नजर आ रही है, व्यक्तिगत एरिया वाइज हो रहा है। लेकिन जो द्वितीय चरण होगा तो कोई माँ बाप नहीं, मारना है कहीं भी मारो, कोई दिक्कत नहीं, कोई पंजाब नहीं, कोई बंगाल नहीं, कोई महाराष्ट्र नहीं, पीटना है तो पीटना है, ऐसा वाला सिद्धांत रहता था द्वितीय चरण में। इसलिए द्वितीय चरण ज्यादा सफल रहा किसकी तुलना में, प्रथम। और द्वितीय चरण वाले इसलिए भी सफल हुए क्योंकि प्रथम चरण की कमी उनको पता थी, है ना भाई। प्रथम चरण की कमी पता थी, कोई संगठन नहीं था केंद्र पर, इसलिए सबसे पहला केंद्र में संगठन बनेगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA। समझ में आ रहा है? तो ये याद रखना। लेकिन सकारात्मक, देखो भाई हर चीजों का कोई ना कोई दो पक्ष रहता है। क्या क्या आपका, सकारात्मक और नकारात्मक। कभी भी किसी भी चीज का मूल्यांकन जीवन में एक चीज पर नहीं होता, हर चीज की कोई ना कोई नकारात्मक बात होती है तो उसकी सकारात्मक बात भी होती है। जैसे पहला, ये आगे युवाओं के लिए क्या बना, प्रेरणा। युवाओं के लिए क्या बना जी, युवाओं के लिए आगे चल के बहुत बड़ा क्या हुआ, प्रेरणा हुआ। दूसरा, इनकी घटनाओं से ब्रिटिश सरकार के मन में क्या उत्पन्न हुआ, भय, डर। ब्रिटिश सरकार के मन में क्या आ गया, भय हो गया। क्या हो गया आपका, भय। क्योंकि तभी तो रॉलेट एक्ट लाए ना, लाओ रे कसम से कभी भी ठोक बजा देते हैं इन लोग, रॉलेट एक्ट लाओ, सग भी हो रहा है तो कहां डाल दो, जेल में। तो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए प्रेरणा रहा, ठीक है। ब्रिटिश सरकार के मन में क्या उत्पन्न किया,
भय उत्पन्न किया। ठीक है, आजादी की एक नई विचारधारा का जन्म हुआ। आजादी की एक नई विचारधारा का क्या हुआ, जन्म हुआ, एक नया मार्ग। क्योंकि आप देखो गांधी जी शुरुआत में क्या बोलेंगे, गांधी जी सबसे पहले बोलेंगे असहयोग। असहयोग मतलब सहयोग नहीं करना है, लेकिन क्या बोलेंगे, हिंसा वगैरह नहीं होना चाहिए। दूसरे में मोड चेंज हो जाएगा, सविनय करो, सविनय। सविनय का मतलब क्या है, नियम कानून को तोड़ो। और तीसरे में तो छोड़ो, करो या मरो। तो गांधी जी भी का विचार कहां जा रहा है, यही चोर तो जा रहा है। हिंसा नहीं बोल सकते, पर अगर करोगे तो गलत, करो और मरो मतलब तो ही ना, करो मरो का मैंने शाब्दिक अर्थ बताया था, मरो या मारो। अरे करो मरो मतलब यही है, मरो या मारो। तो देखो ना, यही बात पहले क्रांतिकारी बोलते थे, तो गांधी जी इनको क्या करते थे, टोकते थे कि ये देश को आजादी कराने का कोई विशेष तरीका नहीं है। देश को आजादी प्लान और नियोजित तरीके से सोच समझकर सब लोगों को जोड़कर कराया जाता है। एक व्यक्ति एक अंग्रेज को मार दोगे तो देश आजाद हो जाएगा क्या, नहीं। संगठित तौर पर युवाओं को जागृत करो, जागृत करते करते एक बड़ा संगठन बनाओ कि भीड़ इतनी दिखे कि सरकार का भी पैंट गीला हो जाए। ऐसा कौन बोलते थे, आपका गांधी जी। लेकिन एक समय के बाद गांधी जी को भी लगा कि अब ये विचारधारा काम नहीं आ रही है। असहयोग करके देख लिए, सविनय करके देख लिए, इसलिए गांधी जी भी कहां चले गए, करो मरो में। इसलिए आजादी की एक नई विचारधारा का क्या हुआ, जन्म। एक नए मार्ग का क्या हुआ, जन्म हुआ। प्रेरणा तो था ही युवाओं के मन में, ठीक है, कि देश के प्रति। चौथा, देश प्रेम की भावना। क्या है आपका, देश प्रेम की भावना को जागृत करने में इनके से बड़ा योगदान तो किसी का नहीं हो सकता। अगर एक युवा को 18 साल, 19 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल के युवा को अपने मातृभूमि के लिए गोली खाते देखोगे, अपनी मातृभूमि के लिए फांसी पर हंसते हंसते चढ़ते चढ़ते देखोगे, तो इससे बड़ा देशभक्त और क्या हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं भारतीयों और युवाओं के मन में कौन सा प्रेम लाता था, देश प्रेम की भावना। कैसे कि देखो यार, 20 साल का लड़का कहां पर चढ़ गया, फांसी पर। अगर वो ऐसा कर सकता है तो हम अपने देश के लिए कुछ क्यों नहीं कर सकते। ये भावना भी किसने जागृत किया है, क्रांतिकारियों के प्रथम चरण ने। और इन्हीं सब से सीखा कौन, द्वितीय चरण। इन्हीं सब से कौन सीखा है आपका, द्वितीय चरण। इन्हीं सब से कौन सीखा, द्वितीय चरण। और इसीलिए जो है द्वितीय चरण ज्यादा सक्सेस रहा है किसकी तुलना में, प्रथम चरण में। और इसीलिए हम अगली क्लास में जब देखेंगे तो किस पर वृहद चर्चा करेंगे, द्वितीय चरण पर वृहद चर्चा करेंगे कि आखिर क्या है द्वितीय चरण, कैसे हुआ, क्या हुआ। क्योंकि उसको अलग से समझना पड़ेगा, क्योंकि बीच का रास्ता समझना पड़ेगा। क्योंकि आप देखोगे 15 के बाद से सीधा कब है, 24। तो 9 साल में ऐसा क्या हुआ कि द्वितीय चरण का जन्म हुआ, ये स्टार्ट यहां से करेंगे। और धीरे धीरे फिर चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के बारे में डिटेल करेंगे। द्वितीय चरण के बाद फिर हम आ जाएंगे वापस से अपने हिस्ट्री के लाइन में, यानी साइमन कमीशन। याद रहेगा। तो चलिए इतना पढ़ के रखिए, फिर आगे हम चर्चा करेंगे।